मोहम्मद बिलाल। सुफियान, मोहम्मद बिलाल दोनों नहीं है। यमुना, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुराद, प्रेजेंट सर। शाद, प्रेजेंट सर। सकलैन, सकलैन नहीं है। मुबशिर, प्रेजेंट सर। अथर सिबगत, अथर नहीं है। तकी, प्रेजेंट। अली शेख, अली शेख। उमर उस्मान, प्रेजेंट सर। यासिर फारूकी, यासिर फारूकी नहीं है। अच्छा, किसी की अटेंडेंस रह गई तो बता दे जल्दी से, या हो गई सबकी? चलिए, देखिए भाई, हमारा लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो एंड हो गया था, और वो चैप्टर भी हमारा एंड हो गया था। अब हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, तो एक क्वेश्चन अलबत्ता रह गया था, तो वो अगर आप कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए जरा। कल हम लोगों ने ये स्लाइड दिख रही है आपको? स्लाइड नजर आ रही है? हेलो जी सर, नजर आ रही है। ये क्वेश्चन हमने कल सॉल्व कर लिया था, और ये क्वेश्चन आखिरी हमारा एक रह गया था। ये आप बताएं, कर लेंगे या मैं करवा दूं सॉल्व? बताइए। अरे जल्दी बता दो। सर कर लेंगे। मतलब खुद से आप लोग कर लेंगे ना भाई? सब बता दें, सब कर Yes, लेंगे? sir. ठीक है, अब बिलाल कह रहे हैं हो जाएगा, बाकी सबसे भी हो जाएगा। अगर किसी को इशू है तो बता दे, मैं करवा दूंगा, अदरवाइज हो जाएगा तो ठीक है। क्योंकि तरीका वही है, t=0 पे ये स्विच हो रहा है और t=2 सेकंड पर ये स्विचिंग हो रही है। और इस सेक्शन ए में मैंने सॉल्व करवाया भी है, तो उसकी वीडियो आप लोग अगर देखेंगे तो आपको आसानी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पास ClO2 का टॉपिक हमारा एंड हो जाता है। तो इसके बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा ClO3 का टॉपिक है, और वो ऑल्टरनेटिंग हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने एक चीज़ और पढ़नी है, और वो क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। हेडिंग दीजिए ऑप-एम्प्स, हेडिंग दीजिए ऑप-एम्प्स। देखिए, ऑप-एम्प क्या होता है? एक IC बेस्ड ये एक सर्किट है, और इसको हम कहते हैं एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव सर्किट एलिमेंट। ठीक है ना? अब तक आप लोगों ने जो एलिमेंट्स पढ़े थे वो पैसिव थे, जैसे रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीनों का बारे में मैंने बताया था, पैसिव कंपोनेंट्स है। और ये हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट। तो हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि रेजिस्टर हो या कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, इनको आप जब भी सर्किट में लगाते हैं तो इनको अलग से ऑन करवाने की जरूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद चल जाते हैं। ये पैसिव कंपोनेंट्स हैं, 2 टर्मिनल डिवाइसेज हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन एम्पलीफायर की IC को आप लगाएंगे तो ये खुद ब खुद नहीं चलेगी, इसको पहले सप्लाई देकर आपको बायस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपके पास? एक्टिव सर्किट एलिमेंट हो गया। और इसका काम क्या है? लिखे देखें, पढ़ें क्या कह रहा है? डिजाइन टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। वो कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यानी इस IC की मदद से हम ये तमाम फंक्शंस को बारी बारी परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी आगे चलकर हम देखेंगे भी। ठीक है, बाकी वो कह रहा है कि op-amp is an electronic device consisting of a complex arrangement of resistors, transistors, capacitors and diodes। यानी इस IC के अंदर क्या लगा हुआ है? तो अंदर इसका एक काफ़ी बड़ा सर्किट लगा होता है, जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टर होते हैं। तो वो हमारा डोमेन नहीं है फिलहाल पढ़ना, क्योंकि ना हमने वो चीज़ें सीखी हुई हैं, ना हमने उनकी बेसिक्स पढ़ी है। तो इस कोर्स में आप लोगों ने सिर्फ इसकी टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, यानी टर्मिनल्स पे क्या हो रहा है। इसके अंदर पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनिक के कोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा। जब आप 2 इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप इस काबिल हो सकते हैं कि इसके अंदर के सर्किट को आप पढ़ सकें। तो फिलहाल हमारा मकसद अंदर का सर्किट पढ़ना नहीं है, सिर्फ टर्मिनल्स देखना है। आइए जरा इसके टर्मिनल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पिन्स देखनी कितनी है? 1 2 3 4, और 4 ही उस तरफ होंगे, तो 8 पिन है। ये देखिए, ये आपके सामने 8 पिन की IC मौजूद है। इसमें आप देखें, इस वाली IC पे आप गौर करें। अब सबसे पहले आप देखें, यहाँ एक आप जब रखेंगे, आप IC लेंगे तो एक नॉच दिया हुआ होगा। तो आप नॉच को अप साइड पे करके आप रखें, तो इसके लेफ्ट साइड पर पिन नंबर 1 होगी, फिर 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आप जब नॉच की तरफ से IC रखेंगे तो नॉच के लेफ्ट साइड पर पिन 1 होती है, और वो नीचे तक जाते हैं, फिर नीचे से ही अगली तरफ ऊपर जाती है। अब इसमें हमारे जो काम की पिन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक पिन ये काम की है,
पिन नंबर 2, क्यों भाई? क्योंकि ये इनपुट है, इन्वर्टिंग इनपुट, पिन नंबर 2। और पिन नंबर 3 भी काम की क्योंकि ये भी इनपुट है। ये कौन सा है? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो 2 पिन्स आपके इनपुट की हो गई। और ये पिन नंबर 6 भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसकी है? आउटपुट। तो 2 इनपुट हो गए, 1 आउटपुट हो गया, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पिन नंबर 4 और 7 ये है वो सप्लाईज जो कि हम इस एक्टिव डिवाइस को बाइस करेंगे इन 2 की मदद से। तो ये बाइसिंग पिन हो गई। अच्छा, 8 पिन पर कोई कनेक्शन नहीं लगा हो तो इसको आप रहने दें, तो खाली पिन है। अब से 2 पिन बच गई हैं, 1 और 5, ये बैलेंस पिन कहलाती हैं। अब बैलेंस बेसिकली क्या चीज़ होती है? ये आप लोगों ने जैसे सुना होगा मैट्रिक इंटर में जब आप पढ़ते थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, एक जीरो एरर होता था। याद है आप लोगों को जीरो एरर? जी सर। तो क्या होता था? Yes, कुछ sir. एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लास में जीरो एरर को? क्या सर वो होता था? ऑफ होता था, एरर होता था इंस्ट्रूमेंट का ही, उसके अंदर पॉइंट समथिंग एरर होता था, उसको सही करने के लिए हम यूज करते। नहीं, तो ये होता क्या है? कोई फिजिकल लाइफ से, कोई मतलब रियल लाइफ से कोई एग्जांपल बताएं जिससे बात समझ में आ जाए कि जीरो एरर बेसिकली है क्या चीज़। नहीं आ रही बात ध्यान में? वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ही लाइन से लाइन मैच नहीं कर रही। नहीं यार, तुम रियल लाइफ की एग्जांपल नहीं दे रहे हो। देखो, आप जब सब्जी लेने जाते हो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। जैसे कोई वायर है उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा सर। नहीं ये नहीं भी नहीं तो है। नहीं नहीं बिलाल बिलाल, ये नहीं। सुनो सुनो, देखिए जब आप मार्केट जाते हैं कोई फ्रूट खरीदने या सब्जी खरीदने, तो कभी आपने देखा होगा कि ऐसा भी होता है कि किसी का तराजू खराब होता है। यानी अगर वो तराजू को उठाएगा तो उसका एक पलड़ा जो है ना झुका हुआ होता है। ठीक है ना? ये देखा है ना आप सबने, ऐसा कभी होता है। तो वो उसको क्या करता है, एक पत्थर वत्थर दूसरी तरफ रख के तो उसको पहले वो बैलेंस करता है, फिर आपकी सब्जी तोलता है। ये देखा है आपने मार्केट में? जी सर। तो इस चीज को हम जीरो एरर कहते हैं। यानी जब वो तराजू उठाए तो होना क्या चाहिए था कि दोनों पलड़े जो हैं, जब आपने कोई भी चीज पे नहीं रखी तो दोनों को बराबर होना चाहिए। ये नॉर्मल इसका बिहेवियर है। लेकिन अगर वो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब इसमें जीरो एरर आ रहा है, क्योंकि जीरो जीरो आने, देखो ना, जब कोई चीज अभी मेजर ही नहीं करे तो जीरो आना चाहिए ना रीडिंग। लेकिन अगर जीरो नहीं आई तो दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। इसी तरह अगर आप वेइंग मशीन देखें, वेइंग मशीन ले लें, या कोई जो जैसे मुर्गी लेने जाते हैं, तो मुर्गी की जो वेइंग मशीन होती है डिजिटल होती है। तो उस पर फॉर एग्जाम्पल अभी आपने कोई भी चीज रखी हुई और पहले से उस पर वेट आ रहा हो 0.5 kg, तो ये दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। इधर जीरो आना चाहिए था, 0.5 kg क्यों आ रहा है? अभी तो कुछ रखा ही नहीं है इसके ऊपर। तो फिर हम क्या करेंगे, हम मुर्गी को तोलेंगे और अगर मुर्गी आ गई 5 किलो, तो हम कहेंगे यार पहले से 0.5 था तो इसमें से 5 किलो आपका वेट आ रहा है, तो असल मुर्गी का वेट 4.5 किलो होगा, क्योंकि 0.5 तो जीरो एरर है। आई बात समझ में? यस सर। तो इसी तरीके से ऑपरेशन एम्पलीफायर में भी जीरो एरर आ सकता है, क्योंकि ऑपरेशन एम्पलीफायर में होता ये है कि ये जो इसकी 2 पिन्स हैं, अगर इन पर मैं सेम पोटेंशियल दे दूं, या फॉर एग्जांपल 0 वोल्ट दे दिया, इस पर भी उस पर भी 0 वोल्ट दे दिया, तो इसका आउटपुट भी लाजमी तौर पे 0 वोल्ट ही होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर 0 वोल्ट ना आए, 1 वोल्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। तो भाई जब इधर 0 0 है, इधर 1 कैसे आ गया? तो इसका मतलब जीरो एरर। उसको खत्म करने के लिए 2 पिन्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो जाहिर है इन 2 पिन्स का काम हमारे कोर्स में थियोरटिकल तो इतना नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल में ज़्यादा काम होगा। हमारा काम सिर्फ इन 3 पिन, 3 पिन से ज़्यादा है, और ये सप्लाई की पिन है। तो मेन हमारे पास ये चीज़ें हैं। यहाँ तक बात क्लियर सबको? बताइए। जी सर। अच्छा जी, आगे चलिए। देखें, ये एक छोटा सा ऑपरेशन एम्पलीफायर का मॉडल बनाया हुआ है। एक इस तरह से एक ट्राइंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर ये 2 इनपुट आ रहे हैं और बीच में रजिस्टर लगा हुआ है, और ये कंट्रोल्ड सप्लाई है, एक रजिस्टर और ये आउटपुट निकल रहा है। तो ये एक मॉडलिंग की गई है। अब इस मॉडलिंग पे आप गौर करें कि V1 जो है वो माइनस साइन की तरफ आ रहा है। देखें, V1 जो है वो माइनस साइन की तरफ आ रहा है, यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और ये प्लस साइन की तरफ आ रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। इसका मतलब ये कि जो आपका डिफरेंशियल वोल्टेज होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो ये आपका नॉन इन्वर्टिंग एंड हो गया और ये आपका इन्वर्टिंग एंड हो गया। तो नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, ये आपका डिफरेंशियल इनपुट हो गया। VD स्टैंड्स फॉर, लिखा हुआ है डिफरेंशियल इनपुट। इसी तरीके से अगर आप आउटपुट पे देखें तो बीच में एक रजिस्टर आ रहा है R0, और ये आपकी वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। ठीक है ना? और ए क्या है, देखें, ए इसका एक स्केलिंग फैक्टर है जो कि इसको एम्पलीफाई होने में मदद देगा, क्योंकि ये तो आपका इनपुट वोल्टेज हो गया। अब ए की वैल्यू मिसाल के तौर पर अगर 10 है, इसका मतलब ये कि आपका आउटपुट जो होगा वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये एम्पलीफिकेशन का के को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइडियली हम इस सर्किट में चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि आइडियली इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो हो वो इन्फिनिटी हो। उससे क्या फायदा होगा?
अगर ये इन्फिनिटी होगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंशियल वोल्टेज तो एग्जिस्ट करेगा मगर इनसाइड करंट कोई नहीं जा रहा होगा, 0 एम्पियर। इधर से भी करंट कितना होगा, 0 एम्पियर। तो आपका करंट का कोई ड्रॉप नहीं हो रहा होगा। अगर ये इन्फिनिट नहीं हुई तो करंट का ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से ज्यादा आपके लॉसेज होंगे। तो आइडियली हम क्या कहते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। दूसरी चीज आइडियली हम क्या कहते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 0, यानी ये शॉर्ट पाथ होना चाहिए। अगर शेयर शॉर्ट होगा तो वी आउट डायरेक्टली इसके बराबर हो जाएगा, लाइक दिस। लिखा वी आउट इक्वल्स टू AVD और VD की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। तो अगर आपका R नॉट 0 हो जाएगा तो ये चीज हो जाएगी। और तीसरी चीज हम आइडियली क्या कहते हैं कि इन गेन जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, कितना, इनफाइनाइट। तो ये जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का गेन है इसको हम ओपन लूप गेन कहते हैं, क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे असल गेन जिसका आएगा वो क्लोज लूप गेन हुआ करेगा। तो फिलहाल हमारे पास ये ओपन लूप का मतलब अभी कोई लूप ही नहीं बन रही, तो ओपन लूप गेन है, तो ये इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये 3 प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इसमें इस्तेमाल होती हैं फॉर आइडियल ऑप एम्प। इनको आप नोट कर लीजिए, फॉर आइडियल ऑप एम्प। यहां तक कोई सवाल? जी, यहां तक कोई इशू? नो सर। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? रब कर दूं? जी सर। ओके, आगे चलिए। ये देखिए, ये टेबल दिख रहा है आप सबको? ये टेबल नजर आ रहा है? यस सर। देखिए ये लिखा है ओपन लूप गेन A, इनपुट रेजिस्टेंस RI, आउटपुट रेजिस्टेंस R नॉट, और ये तो सप्लाई वोल्टेज है। इन तीनों की जो आइडियल वैल्यूज है वो यहाँ लिखी हुई है। तो यही वैल्यूज मैंने लिखवाई है, अभी आपको क्यों नहीं लिखवाई कि ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होना चाहिए, इनपुट भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होनी चाहिए और ये 0 होना चाहिए। आइडियल वैल्यूज देख रहे हैं आप लोग? ये वैल्यूज दिख रही हैं आपको, आइडियल वैल्यूज? जी सर। ये प्रैक्टिकल वैल्यूज होती हैं आपके पास। तो ये भी तकरीबन आइडियल के बराबर ही है। देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है, इनफाइनाइट। ये भी कितनी बड़ी वैल्यू है, इनफाइनाइट। और ये छोटी सी वैल्यू है, तो ये 0। जी, यहां तक कोई सवाल? सर ये A क्या है, एक दफा दोबारा बता दें। ए है ओपन लूप गेन, यानी इसका गेन है कि ये बेसिकली डब्बा है क्या, ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का क्या मतलब है कि आप जो इनपुट पे देंगे उसका डिफरेंशियल को किसी चीज से मल्टीप्लाई करके बड़ा कर देगा। वो जो चीज से मल्टीप्लाई करके बड़ा करे वो ए है, ए से मल्टीप्लाई करके बड़ा। देखिए ना आउटपुट वोल्टेज इसका क्या बन रहा है। अभी हमने वहां क्वेश्चन भी देखी थी, R नॉट को अगर मैं 0 ले लूं तो ये तो शॉर्ट हो जाएगा ना, और ये जी शॉर्ट सर। हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज सिंपल क्या बन रहा है आइडियल केस में, AVD। यस सर। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट दिया और यहाँ पर 1 वोल्ट दिया तो VD कितना होगा, या 3 देते हैं चले, 2 माइनस। तो 3 - 1 यानी कि 2 वोल्ट। वी जी आउट की वैल्यू है 8 × 2। अब ए अगर फॉर एग्जांपल 100 है तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया, 200 वोल्ट। 200। तो ये गेन है ना बेसिकली, ओपन लूप गेन सही है। है सर। इसमें कोई क्लोज लूप नहीं। क्लोज लूप का मतलब होता है कि आउटपुट का इनपुट से ताल्लुक हो, आउटपुट का इनपुट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये ओपन लूप ठीक गेन है कहलाता सर। है। जी, ओके और कोई सर। सवाल? और कोई सवाल पूछे? जी, और कोई इशू है किसी को? ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। जी सर। अच्छा जी, अब आइडियल ऑप एम्प की यहाँ पर एक डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है। तो चलें इस डेरिवेशन को भी हम कर लेते हैं। ये बेसिकली सेक्शन ए में मैंने अभी तक नहीं की डेरिवेशन ना, उनको मैंने वो क्वेश्चन करवाया था इसलिए उनका टाइम ज़्यादा हो गया। चले मैं करवा देता हूँ, मैं वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, इस पर करवाता हूँ ताकि ज़रा क्लैरिटी से बात समझ में आए। देखिए, अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि ऑप एम्प जो है हमारे पास वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। अब मैं खुद बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये चीज़, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये। अच्छा, 2 टर्मिनल्स और भी होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ये सप्लाई के टर्मिनल होते हैं, यानी VCC और -VCC। और यहाँ पर एक जगह माइनस होता है, एक जगह प्लस साइन होता है। तो ये आपका कौन सा हो गया, इन्वर्टिंग इनपुट। ये आपका कौन सा हो गया, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इसको हम V1 और V2 भी कह सकते हैं। ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग लिखा, और ये आपका क्या हो गया, आउटपुट।
तो ये क्या होता है, एक टिपिकल ऑप एम्प होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब इसका गेन चुके कितना है, इनफाइनाइट। गेन कितना है, इनफाइनाइट। अब आप एक बात बताएं, इनफाइनाइट से मुराद क्या है? मतलब ये बंदा कंफ्यूज हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि मैंने यहाँ पर 1 वोल्ट दिया, यानी V1 जो है वो 1 वोल्ट है और V2 जो है वो 2 वोल्ट है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1 वोल्ट। और अगर अगर मैं आउटपुट निकालूं तो वो किसके बराबर है, अभी हमने देखा था AVD। अगर इन्फिनिटी ये हो तो इसका आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। नहीं तो आप कहेंगे सर इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है? असल में होता ये है कि इसकी सप्लाई लगी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया आपने +10 वोल्ट और यहाँ पर दिया हुआ है -10 वोल्ट। तो ऑप एम्प में जो भी वोल्टेज होगा वो उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, -10 वोल्ट से लेकर कहाँ तक, 10 वोल्ट तक, ये रेंज होगी। इस रेंज के जाहिर इस रेंज से ऊपर वोल्टेज तो आ ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम रेंज है। तब होगा क्या कि ऑप एम्प पर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ ये दिया हुआ है आउटपुट और ऊपर +10 है और नीचे -10 है और ये दो इनपुट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आपसे कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक दिया 2 वोल्ट और यहाँ दिया 1 वोल्ट, तो हुआ क्या कि कौन इसमें से ऊपर जा रहा है, प्लस जा रहा है कि माइनस जा रहा है, बताएं बताइए। भाई प्लस ऊपर जा रहा है ना, तो हम ये कहते हैं कि इसमें इसका मतलब VD जो होगी, VD की वैल्यू क्या होगी, A × 2 - 1। तो आंसर क्या आ रहा है, A। तो V आउट बेसिकली क्या होगा, ये A गेन का मतलब इस सप्लाई तक पहुंच जाएगा। अब सप्लाई में से प्लस वाली या माइनस वाली, तो ये डिपेंड करता है कौन बड़ा है। तो इधर प्लस बड़ा है तो प्लस वाली सप्लाई, यानी आउटपुट पे 10 वोल्ट आने लगेगा, ये मतलब है इसका, मैक्सिमम सप्लाई अपीयर हो जाएगी। और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 वोल्ट कर दूँ तो भी 10 ही आएगा क्योंकि जाहिर है और क्या आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर 4 वोल्ट कर दूँ तो भी 10 ही आएगा, और तो कोई चीज़ आ नहीं सकती। लेकिन अगर यहाँ पर 4 वोल्ट है और यहाँ पर 11 वोल्ट कर दूँ तो अब कौन बड़ा हो गया बताएं, 11। माइनस माइनस वाला बड़ा हो गया, तो यहाँ पर आंसर -10 लगेगा। ये है चक्कर। इसका मतलब ये एक तरह से अगर इसका आउटपुट बनाए तो वो एक स्क्वायर वेव बन जाएगी, यानी ऊपर होगी या नीचे होगी, स्विचिंग हो रही होगी एक तरह से। क्या ख्याल है आपका, बात समझ में आई? यस सर। लेकिन अब Yes. अगर मुझे कोई स्पेसिफिक गेन चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरा सिग्नल जो है ना वो 3 टाइम्स बड़ा हो जाए, तो 3 टाइम्स अगर बड़ा होना है तो जब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल शुरू में मैंने क्या दिया था, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 3 वोल्ट और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 2 वोल्ट, तो डिफरेंस या 1 वोल्ट कर लें, तो डिफरेंस कितना होगा VD का पता है, 2 वोल्ट। और मैं चाहता हूँ 3 टाइम्स बड़ा हो, तो आउटपुट कितना आना चाहिए, 6 वोल्ट। ये आना चाहिए ना 3 टाइम्स बड़ा हो जाए, जी। मगर ये नहीं आता, आंसर डायरेक्टली सप्लाई वोल्टेज आ जाएगा 10 वोल्ट पूरा का पूरा। और अगर यहाँ 10 ना हो 100 हो तो 100 वोल्ट आ जाएगा, यानी पूरी पूरी सही सप्लाई पेयर हो जाएगी। इसका मतलब जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट है वो मुझे हासिल नहीं होता। तो ये मसला होता है ओपन लूप के अंदर, तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब अपनी मर्जी नहीं चला सकता। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार इसके लूप को ओपन की बजाय हम कहते हैं क्लोज्ड लूप में हम ये चीज हासिल करेंगे, क्लोज्ड लूप से। अब क्लोज्ड लूप कैसे काम करता है, क्लोज लूप के 2 तरीके होते हैं, यानी तरीका तो एक ही होता है कि आप फीडबैक दें। फीडबैक 2 किस्म के होते हैं। फीडबैक क्या चीज़ होती है, यानी आउटपुट को, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डब्बा है, ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है, ठीक है, ये आउट है ये इन। तो अगर मैं आउट से दोबारा वापस इनकी तरफ भी जाऊँ तो इसको कहते हैं फीडबैक। वापस ही यानी आउटपुट भी निकल रहा है और वापस भी जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, बोले ना यार, इसको क्या कहते हैं, फीडबैक। फीडबैक। फीडबैक 2 किस्म के होते हैं, एक कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक और एक कहलाता है नेगेटिव फीडबैक। 2 किस्म के होते हैं। ये वाला हमारे कोर्स में नहीं है, ये वाला हमारे कोर्स में है, नेगेटिव फीडबैक। आप कहेंगे सर नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि अगर यहाँ 2 पिन है ना, ये अगर आपका आउटपुट वापसी में माइनस की तरफ जा रहा है तो ये फीडबैक कौन सा होगा, नेगेटिव फीडबैक। ये और अगर आपका आउटपुट पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो तो ये फीडबैक कौन सा होगा, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है ना, तो हमने ये वाला इस्तेमाल इस कोर्स में नहीं करना, हम नेगेटिव फीडबैक को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है बात, बताइए। यस सर। अच्छा, अब जरा डायग्राम देखिए, ये इस आइडियल ऑप एम्प में आगे चलें।
इसमें आपके पास पहले आ रहा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसको छोड़कर इसमें देखें क्या फीडबैक है इसमें या नहीं है। इसमें फीडबैक है या नहीं है सर। देखें है ये सर। ये बताइए कर्सर नजर आ रहा है, कर्सर मूव करता हुआ। जी सर। अगर आप Yes, देखेंगे आउटपुट से ये जो चीज जा रही है इनपुट की तरफ, ये फीडबैक negative। ब्रांच कहलाती है, फीडबैक ब्रांच। इसको आरएफ कह रहे हैं, यानी फीडबैक रजिस्टर। ठीक है, और ये आउटपुट किस तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है या प्लस की तरफ जा रहा है। माइनस की तरफ जा रहा है। माइनस। ये कौन सा फीडबैक हुआ, नेगेटिव फीडबैक हुआ। यहां तक बात समझ में आ गई। यस सर। अच्छा अच्छा, ये जो पिछली वाली स्लाइड है ना, ये मैंने अभी नहीं कराई ना, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये भी दोनों का लिंक है साथ में। दोबारा हम आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। अब देखिए, पहले मैं वो पिछली स्लाइड आपको बता दूं। देखें, जब ओपन लूप ये होगा हमारे पास, ये एक ऑप एम्प है, इसको मैंने कहा V1, इसको मैंने कहा V2, और ये क्या है आपका आउटपुट। और इसका ओपन यानी आइडियल में ए कितना होता है बताएं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है वी आउट का, AVD। AVD अच्छा, और VD क्या है, डिफरेंस V2 माइनस V1। ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी नहीं है आइडियल केस में। Yes, sir। इन्फिनिटी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी सर। इस जीरो को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये यहाँ चला जाएगा। क्या ये रिजल्ट नहीं हासिल हो जाएगा मुझे, बताएं आइडियल केस में। इसका क्या मतलब हुआ कि V1 और V2 दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा अगर हमारे पास A इनफाइनाइट हो, यानी आइडियल केस में। बात समझ में आई। यस सर। तो इसको जरा नोट कर लीजिए, इस डेरिवेशन को। जी, नोट कर लिया। यस सर। क्या कह रहे हैं, जी सर, नोट कर लिया। अच्छा अब जरा देखें स्लाइड में क्या कह रहा था वो। ये देखें स्लाइड में वो क्या कह रहा है कि आइडियल में A अगर इनफाइनाइट के बराबर हो तो I1 0 होगा, I2 0 होगा, क्योंकि अंदर इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, और V1 V2 दोनों बराबर हो जाएंगे। ये देख रहे हैं बॉक्स आप। जी। यही बात हमने अभी प्रूफ की है, इन्होंने प्रूफ किए बगैर बता दिया, हमने प्रूफ कर ली पूरी कि ये आया कैसे, V1 और V2 बराबर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। तो जरा हम उसकी डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा जी, ये तो समझ में आ गया होगा। अब जरा हेडिंग दीजिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यानी हमारे पास दो किस्म के एम्पलीफायर होंगे, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा है बताएं। इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब देखिए, सबसे पहले तो इसमें हम एम्पलीफायर बनाते हैं और उसका फीडबैक देते हैं, माइनस प्लस, ये आपका आउटपुट। अगर यहाँ से एक ये इस तरह से रजिस्टर लगा दें, ये आउटपुट की तरफ से फीडबैक हो रहा हो, जिसको हम फीडबैक रजिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा। अब देखें, इनपुट अगर मैं माइनस पे दे दूं, ये एक रजिस्टर लगाया RI, और यहाँ पर मैं इनपुट दे दूं, तो इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं, क्योंकि माइनस साइन पे आप इनपुट दे रहा हूँ, प्लस साइन को मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राउंड। अगर मैं प्लस पे इनपुट दे दूंगा, प्लस पे इनपुट दे दूंगा, तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाएगा। ये बात क्लियर हुई सबको। यस सर। अच्छा, अब आइडियली हमने क्या कहा था, ये जगह क्या होती है V2 और ये जगह क्या है V1, और आइडियली ये दोनों क्या हैं बताएं। एक दूसरे। तो बराबर है ना, और V1 ग्राउंड पर है यानी 0 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि V2 भी एक्चुअली इसका पोटेंशियल भी कितना आ रहा होगा बताएं, 0 वोल्ट, क्योंकि दोनों बराबर है, यानी यहाँ पर 0 वोल्ट अपेयर हो रहा होगा इस जगह पे, इस नोट पे। एग्री और नॉट जी सर। फॉर आइडियल केस। अच्छा, अब एक काम करें आप, मैं जरा इसको रब करता हूँ।
अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार ये करंट फॉर एग्जांपल इसको हम ले लेते हैं आई और यहाँ से जो करंट जा रहा है इसको हम ले लेते हैं आई एफ, ठीक है। तो आई का कैसे निकलेगा आई? आप कहेंगे सर ओम्स लॉ लगाएं, कहाँ पे लगाएंगे? इस रजिस्टर पे। तो नीचे क्या आएगा? रजिस्टर, और ऊपर क्या आएगा? जहाँ से आ रहा है वोल्टेज, कहाँ से आ रहा है बताएं? वी आई। और कहाँ को जा रहा है बताएं? अगली जगह कितना है बताएं? 0 वोल्ट। V2 0। तो ये क्या ये नहीं बन गया? सही है। और दूसरा करंट है आई एस, इस पे भी ओम्स लॉ लगाएं। ये किससे गुजर रहा है? आप कहेंगे सर ये तो आर एफ से गुजर रहा है। कहाँ से आ रहा है ये? 0 वोल्ट। और कहाँ जा रहा है ये बताएं? माइनस वी आउट। तो क्या इसकी क्वेश्चन ये नहीं बन गई? बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर बात सबको? यस सर। अब ये इन दोनों करंट का आपस में रिलेशनशिप क्या है? तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप अगर मैं आपसे कहूँ ये दोनों बराबर है, तो आप कहेंगे सर ये कैसे? भाई देखो, यहाँ से जो करंट जा रहा है अंदर तो कोई करंट जाएगा नहीं। क्यों? 0 एम्पियर, क्योंकि अंदर तो ओपन सर्किट है। हमने आइडियल केस में पढ़ा था ना 3 चीजें, आर आई इन्फिनिटी होनी चाहिए, ए इन्फिनिटी होना चाहिए और आर आउट 0 होना चाहिए। ये पढ़े ना 3 चीजें आइडियल में, बताएं। यस सर। तो अगर आर आई इन्फिनिटी तो इसके अंदर ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में करंट कितना आता है? 0 एम्पियर। तो इसके अंदर जितना करंट आ रहा होगा वो सारा का सारा यूं ऊपर से जा रहा होगा। तो दोनों करंट बराबर हो गए। इनकी वैल्यूज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, वी आई अपॉन आर आई माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ। अच्छा, हमें निकालना है अब क्लोज लूप गेन। ये तो ओपन लूप गेन था ना, क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप गेन को अगर मैं जी से रिप्रेजेंट कर दूं तो वो किसके बराबर होना चाहिए? वी आउट ओवर वी आई, यानी आउटपुट ओवर इनपुट। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं, वी आई इधर चला जाएगा तो ये इसके बराबर आएगा, माइनस आर एफ ओवर आर आई। ये आपका क्लोज लूप गेन आ गया, यानी माइनस आर एफ ओवर आर आई, माइनस आर एफ ओवर आर आई। ये देखिए, ये हमने सॉल्व किया। ये जो इन्होंने एक साथ लिख दिया ये हमने पूरा ड्राइव किया है। वी आउट किसके बराबर होगा? माइनस आर एफ ओवर आर आई इंटू वी आई। ये बात समझ में आई सबको? जी सर। दोबारा व्हाइट बोर्ड लगा लेते हैं ताकि आप ये दोबारा डायरेक्शन देख लें और उसको नोट कर लें। अच्छा, अगर आप कहें कि भाई वहां तो आउटपुट वोल्टेज दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही तो आएगा, माइनस आर एफ ओवर आर आई इंटू वी आई, यही आएगा ना? अब देखिए, अगर आपको अगर 2 टाइम्स वोल्टेज हासिल करना है, आउटपुट 3 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स करना है, 5 टाइम्स करना है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, तो आप कर सकते हैं। पहले तो ये हो रहा था ना कि वो इनफाइनाइटी आ रहा था, तो अब आप अगर 2 टाइम्स करना है तो वो नहीं आ रहा था, वो सप्लाई वोल्टेज अपेयर हो जाता था। अब यहाँ पर ये कि आप इस आर एफ और आर आई ये दोनों पैसिव कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टर्स की वैल्यू आप अपने हिसाब से सेट करेंगे और जो भी आपको गेन चाहिए होगा वो आप गेन यहाँ से हासिल कर लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? बताइए। यस सर। चलिए इसका एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं बस, फिर इसका क्लास ऑफ करते हैं, टाइम हो गया जी। ये देखिए कैसे होगा सॉल्व, बताएं। दिया हुआ क्या है पहले ये देखें, इनपुट अब डाटा क्या दिया है, यही कितना है? आर एफ आर आई। हाँ, आर एफ आर आई दिया हुआ है और आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, माइनस आर एफ कितना है 25 किलो और आर आई कितना है 10 किलो इंटू वी आई, यही है ना? जी। निकाल लीजिए कितना आ रहा है। ये देखें, माइनस मेरे पास ये आ रहा है और माइनस साइन बता रहा है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्योंकि ये इन्वर्ट कर रहा है इसको, है ना? यस सर। जी, सही 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 निकाला आंसर मैंने। यस सर। जी अच्छा, सर। दूसरी बात वो कह रहा है पार्ट बी में करंट निकाले 10 किलो से, यहाँ से करंट निकालें। ये करंट का फॉर्मूला, ये तो आई आई वाला फॉर्मूला था ना, और मैं इसको आई आई का नाम दे दूँ तो ये कितना होगा? जहाँ से आ रहा है वी आई कितना है? 0.5 से आ रहा है। कहाँ जा रहा है आपको पता है ना? ये अगर ग्राउंड है 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट पे होगा, तो 0 पे जा रहा होगा ना 10 के। तो यहाँ से आप आई आई निकाल लेंगे, कितना आएगा बताएं? 0.5 अपॉन 10 के। 20। गलत।
50 माइक्रो, 20 का आंसर आ गया जी, सॉल्व हो गया। बात समझ में आई? Yes, sir. जी सर। ओके अच्छा, इसी तरीके से एक सवाल और है, या ये तो वही है आई थिंक, उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है 50 माइक्रो एम्पियर, हाँ वही है, -1.25 वोल्ट और 50 माइक्रो, ठीक है ना। ये आप होमवर्क ले लीजिए, नॉन रेटिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये होमवर्क ले लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही आसान सा सवाल है। ये मैं स्लाइड्स पे भेज दूंगा, चाहे तो इसकी तस्वीर ले लें, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर सबको? यस सर। अच्छा, अब अटेंडेंस मुझे बता दें, जिसकी रह गई है वो लगवा ले, और बाकी फिर हम बाद में करेंगे। सर 0501। सबर करें एक मिनट। सर जिनकी अटेंडेंस होगी वो जाए। हाँ वो जा सकते हैं यार, अटेंडेंस शीट ही खो गई जिनके, एक मिनट रुक जाओ भाई, अटेंडेंस शीट पता नहीं कहाँ चली गई। अटेंडेंस शीट यार, अटेंडेंस शीट पता नहीं कहाँ चलेगी, सबके ऑप्शन लग जाएगी। अटेंडेंस शीट कहाँ चली गई? चलिए काम करें, आप बता दें वैसे ही नाम, अब मैं क्या करूँ, फिलहाल अटेंडेंस शीट मिल नहीं रही मुझे। किस किस की रह गई है वो बताएं। 20 के सर 0501 मेरी काम। 20 के 0592। 592 कौन है, नाम बताओ। अथर। ठीक है अथर, और बताएं इसके अलावा 592 के अलावा। 0583 सर 583 जी। नाम बताओ। सकलैन अजीज। सकलैन, और कोई? 0501 अरे एक बारी बारी, 501 नाम, कामेश। ठीक है, और 0574 574 नाम, मोहम्मद बिलाल। और 0564 564 नाम, नबा। और 0573 573, और इसके अलावा जी, और कोई रह गया या सब हो गए? ठीक है, फिर मैं एंड कर दूं क्लास। चलें ठीक है, ओके भाई, तैयारी कर लेना अच्छी सी, असाइनमेंट वगैरह सब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।